नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। ये है शब्द विचार भाग 2। इससे पहले भाग 1 हम देख चुके हैं। उसमें हमने शब्द के बारे में जाना था, शब्द कितने प्रकार से किन भागों में बांटे गए हैं इनको जाना था। एक भाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटा गया था। इसमें हम जानेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे भाग के बारे में। दूसरा है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, जिसमें ऋण, यौगिक, योग ऋण। तीसरा है अर्थ के आधार पर, जिसमें एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम। चौथा है प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। सरस्वती नमस्तुभ्यं। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 3 भागों में: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। बहुत ही आसान तरीके से इनको समझ लेना है, बिल्कुल भी समस्या यहाँ आपको आएगी नहीं। देख लीजिए, ऋण शब्द। ऋण का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। विशेष अर्थ के लिए खंडित करने पर इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये वे शब्द हैं जो किसी अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं और यदि इन शब्दों को खंडित कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वे शब्द हैं आपके ऋण शब्द। उदाहरण देख लीजिए, जैसे घोड़ा, घोड़ा। यदि इसको हम घोड़ा अलग अलग कर दें तो इसका और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से आदमी, ये एक ऋण शब्द है। अब इसको आप विच्छेदित कर दीजिए, आ और दमी। अब ये अर्थहीन हो चुका है यहाँ अलग करने पर। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं और जिनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उनके दोनों खंडों का, वे शब्द आपके होते हैं ऋण शब्द। दूसरा देख लेते हैं यौगिक शब्द। एक से अधिक खंड। इस शब्द में क्या होते हैं? एक से अधिक खंड, यानी 2 खंड हो सकते हैं। दोनों खंड जो हैं सार्थक होंगे और दोनों खंडों के परंपरागत अपने आप में अर्थ। देखिए, यहाँ इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए कि दोनों खंड जो होंगे वो सार्थक होंगे, मतलब दोनों खंडों का अपने आप में पहले से कोई ना कोई अर्थ होगा जो कि प्रसिद्ध होगा। जैसे हिमालय। अब इस शब्द को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, हिम और आलय, तो यहाँ हो जाएगा हिम धन आलय। अब ये 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया इसको। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। इन दोनों का अगर अलग अलग देखें तब भी स्वयं में एक अर्थ है, और यदि इन दोनों को हमने जब जोड़ दिया तब भी ये एक सार्थक शब्द बन गया है यहाँ। ठीक है। इनकी रचना, योग ऋण शब्दों की रचना निम्नतः प्रकार से कर सकते हैं हम: प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर, संधि और समास के द्वारा यौगिक शब्दों की रचना की जा सकती है। योग ऋण शब्द क्या है? एकाधिक शब्दों के मेल से। ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एकाधिक शब्दों का इसमें मेल होता है और खंडों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं, लेकिन जो बाद में, जैसे ये आप देख लीजिए, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पंख और धन, ज, इसको हमने जोड़ दिया और बना पंकज शब्द। अब इसमें पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्मा, कीचड़ से जन्मा। दोनों का अलग अलग अर्थ है। अब कीचड़ से जन्मा और इसको मिलाकर बना पंकज, जो कि हम कमल को बोलते हैं। अब कीचड़ से तो कोई भी जन्म ले सकता है, इतने कीड़े कीचड़ में जन्म लेते हैं। इस तरीके के जीव जो है पंकज, उनको हम नहीं कह सकते ना, उनको पंकज नहीं कहा जा सकता है। पंकज हम कहते हैं कमल को, क्योंकि जो ये पंकज शब्द है वो कमल के लिए ही प्रसिद्ध है।
यदि हम इस पंकज को संधि विच्छेद करेंगे, विच्छेदित करेंगे, खंडों में विभाजित करेंगे, तो इसका जो अर्थ निकलेगा उससे भिन्न अर्थ के लिए ये शब्द प्रसिद्ध है। जैसे दशानन ले लीजिए आप। दशानन मतलब 10 आनन, जिसके 10 सिर हों, तो इसका एक अर्थ निकलता है। ये प्रयोग किया जाता है रावण के लिए। तो इस तरीके से जब आप शब्दों को खंडित करेंगे और उन दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन वो शब्द जो है मिलके किसी और विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होगा, वो होते हैं योगरूढ़ शब्द। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 4 भागों में: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। एकार्थी शब्दों का मतलब है जो शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा, लोहा, ये जो शब्द हैं वो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, इनका और कोई अन्य अर्थ नहीं है। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के और भी एक से अधिक कई अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कुल। कुल का अर्थ होता है सब मिलाकर पूरा, उसको भी हम कुल बोलते हैं। वंश, परिवार, इस तरीके से इस शब्द के और भी अर्थ हैं, तो ये एक अनेकार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द, अर्थ में समानता वाले शब्द। जैसे समानार्थी को आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। पर्यायवाची, समानार्थी एक ही बात है। जैसे पानी और जल, नीर। पानी को हम जल भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इनमें अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। वो कैसे होता है? जैसे पानी और जल, आप प्रत्येक पानी को जल नहीं बोल सकते हैं। नाली के पानी को आप जल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो गंदा है, स्वच्छ नहीं है। इस तरीके से पानी और जल में अंतर होता है। आँख और नयन, आप जानवरों के लिए नयन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रत्येक फूल को आप प्रसून नहीं बोल सकते हैं। जो भी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है उनके प्रयोग के आधार पर। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। राजा का रंग, विलोम शब्द से मतलब है किसी शब्द का उल्टा शब्द। इसमें विलोम शब्द, इसमें द्वंद्व या संपूरक भी हो सकते हैं। जैसे राजा का द्वंद्व होगा रानी, ये इसका उल्टा नहीं हुआ। जैसे भाई का बहन, ये हुआ द्वंद्व जो आप समास में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक और बात आपको विलोम शब्द में ध्यान रखनी चाहिए कि जब तत्सम शब्द में पूछा जाए आपसे विलोम, तो आप उसका उत्तर देंगे तत्सम में। जब आपसे तद्भव पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देंगे तद्भव में। उदाहरण के लिए, जैसे यदि आपसे नर का विलोम पूछा जाए तो आप लिखेंगे नारी, और यदि आपसे आदमी का विलोम पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे औरत। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए उत्तर देते समय। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी से संबंध है, विकारी का अर्थ है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी में वे शब्द आते हैं जो किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, जैसे काला है, काला को यदि हम वचन से परिवर्तित करेंगे तो काली हो जाएगा। यदि किसी लड़की के, जैसे हम लड़के, वह लड़का काला है, यदि लड़की की बात करें तो वह लड़की काली है। अगर किसी ग्रुप में, जैसे यहाँ कौए बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे कि कौए काले हैं। तो इस तरीके से वचन के साथ ये परिवर्तित हो गया और लिंग के साथ ये परिवर्तित हो गया, तो ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द, यहाँ देखिए धीरे धीरे, ये अविकारी शब्द है। अब यहाँ आप वह लिखिए, किसी का नाम राधा लिखिए, मोहन लिखिए, या फिर
और कोई बहुवचन शब्द लिखिए वे लिख दीजिए, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। राधा धीरे धीरे चल रही है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये अविकारी शब्द है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी डाउट्स हैं आपके वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और इनके जो भाग हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी में जो आएंगे, मैंने पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का एक प्रश्न है, कंघी एवं सौंठ का तत्सम बताइए। कंघी एवं सौंठ का आपको तत्सम शब्द बताना है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और एक और सवाल इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है जो आप बताने का प्रयास कर सकते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। ये आप देखने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं शब्द और पद में। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना पढ़ें उसको पढ़ाने की कोशिश करें और दूसरों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। मेरा भी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, जिससे कि मैं जो भी तैयारी करती हूँ या जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मैं दूसरों तक उसको पहुंचा सकूं, उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।